हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं शत्रुघ्न मिश्रा टारगेट टाइम्स चैनल के लिए आज एक नया टॉपिक सर्वोदय अर्थात महात्मा गांधी का एक विशेष विचार सर्वोदय पर चर्चा करूंगा। परीक्षा दृष्टि से इसे हम इतिहास के खंड में ले सकते हैं, लेकिन यह एक स्वतंत्र टॉपिक भी है और परीक्षाओं में टिप्पणी लेखन के लिए या शॉर्ट राइटिंग के लिए भी उपयोगी है। तो मैं आगे इतिहास में इसकी विस्तृत व्याख्या करूंगा। यहाँ पर मेरा उद्देश्य ये है कि वनडे एग्जाम में प्रतियोगी परीक्षाओं के जो प्रश्न गांधी के सर्वोदय विचार से जुड़े हुए आए वह हल हो जाए। तो आइए विद्यार्थियों शुरू करते हैं। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है सर्वोदय, इसका शाब्दिक अर्थ ले लें। सर्व अर्थात सभी का, प्लस उदय अर्थात सभी का विकास। सर्वोदय का शाब्दिक अर्थ है ऐसी विचारधारा जिसमें सभी का विकास हो, वर्ग कोई हो, छोटा हो या बड़ा हो, गरीब हो या अमीर हो, जिसमें सबके कल्याण की भावना निहित हो, उसी को हम सर्वोदय कहते हैं। तब आखिर महात्मा गांधी ने, जो हमारे राष्ट्रपिता भी हैं, जिनका राष्ट्रीय आंदोलन की लड़ाई में सबसे अधिक योगदान माना जाता है, इन्हें रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दी और बाबू सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहा। आइए हम बढ़ते हैं सर्वोदय की मर्म को समझने के लिए। वैसे तो सत्याग्रह गांधी का सबसे प्रबल विचार है। सत्याग्रह का एक अभिन्न हिस्सा सर्वोदय के रूप में हमने यहाँ दिखाया है और यह भी दिखाया है कि सत्याग्रह के दो तत्व हैं, सत्य एवं अहिंसा। सर्वोदय दृष्टि से साधन एवं साध्य की पवित्रता, व्यक्ति को अधिक अधिकार मिलना और सर्वधर्म संभाव, इतने विषय को हमने बांटकर यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया है। अर्थात सर्वोदय को हमने सत्याग्रह से जोड़ने का प्रयास किया है। तो सबसे पहले बात ये हम समझ लें कि जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए, 1893 की बात है। 1893 से 1915 तक गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रहे। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए। दक्षिण अफ्रीका में उस समय रंगभेदी ब्रिटिश सरकार का कब्जा था, हुकूमत थी और गोरे कालों के बीच भेद था। महात्मा गांधी वहां पहुंचकर रंग भेद के विरुद्ध, भेदभाव के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध अपने जिस हथियार का प्रयोग करते हैं उसे हम सत्याग्रह के नाम से इतिहास में जानते हैं। और इसके दो तत्व हैं, सत्य और अहिंसा। साहित्य की पुस्तकों में मिलने वाले इन शब्दों को, सत्य और अहिंसा को, गांधी जी ने 19वीं और 20वीं शताब्दी के सबसे बड़े राजनीतिक व्यवहारिक हथियार के रूप में बदल दिया। ये गांधी का सबसे बड़ा योगदान है दुनिया के लिए। तो सर्वोदय विचार को आइए हम ऐतिहासिक दृष्टि से देखते हैं। सर्वोदय की विचार और भावना हमारे वैदिक साहित्य में जगह जगह प्रतिध्वनित होती है। प्राचीनतम मानव साहित्य ऋग्वेद में एक प्रसिद्ध सूक्ति है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, अर्थात सभी सुखी हों और सभी निरोग हों। इस प्रकार की विश्व मानववाद की झलक ऋग्वेद में मिलती है। गांधी जी उपनिषदों से अत्यधिक प्रभावित थे। उपनिषदों की भी एक प्रसिद्ध सूक्ति है, सर्व खलु इदम ब्रह्म, अर्थात ये पूरा विश्व, सर्व सभी, खलु जगत, ये पूरा जगत विश्व है। गांधी जी उपनिषदों से भी अधिक प्रभावित थे।
उपनिषदों की एक प्रसिद्ध सूक्ति है, सर्व खलु इदम ब्रह्म, अर्थात संपूर्ण जगत, संपूर्ण ब्रह्मांड ब्रह्ममय है। यह मानववाद का चरम है, मानववाद की अभिव्यक्ति है, किसी भी प्रकार के भेदभाव और द्वैतवाद को स्वीकार नहीं करती। इस प्रकार हम कह सकते हैं गांधी पर वैदिक साहित्य का इस विचारधारा को अपनाने पर प्रभाव पड़ा। आगे हम कह सकते हैं हिंद स्वराज में गांधी जी लिखते हैं कि जब तक अंतिम व्यक्ति के आंखों से आंसू पोंछ नहीं लिए जाते, तब तक असली स्वराज कायम नहीं हो सकता। ऐसा गांधी का मानना था। और निश्चित रूप से गांधी जी जब यहाँ अंतिम व्यक्ति की बात करते हैं, समीक्षकों ने, विद्वानों ने यह बताया कि गांधी जी पर यहाँ पर रूसी विचारक रस्किन की पुस्तक अनटू द लास्ट का सीधा सीधा असर है। कहने का मतलब कि गांधी का सर्वोदय विचार प्रसिद्ध रूसी विद्वान रस्किन की पुस्तक अनटू द लास्ट से प्रेरित है। यह परीक्षा का विषय है, इसको विद्यार्थी नोट कर ले, परीक्षा में अवश्य आता है कि गांधी की विचारधारा सर्वोदय किससे प्रेरित है, तो उत्तर है अनटू द लास्ट से। हम कह सकते हैं यहाँ पर अभी रामधारी सिंह दिनकर की एक पंक्ति याद आ रही है, जिसमें उन्होंने कहा था कि जब जब मनुज का सुख भाग नहीं सम होगा, शमित न होगा कोलाहल, संघर्ष नहीं कम होगा। अर्थात यदि मनुष्यों के बीच में भेद, ये भेद चाहे नस्ली हो और चाहे आर्थिक हो, जारी रहेगा, तो वास्तविक शांति और सौहार्द का वातावरण कायम नहीं हो सकता। गांधी जी फिर मुड़ते हैं सर्वोदय की पृष्ठभूमि पर कि आखिर गांधी ने इसको एक प्रबलता के रूप में क्यों अपनाया। तो हम पाते हैं कि जिस समय गांधी जी अपने सिद्धांतों को एक व्यवहारिक रूप दे रहे थे, उस समय कार्ल मार्क्स की विचारधारा अर्थात वर्ग संघर्ष की विचारधारा, सर्व वर्गहारा के सिद्धांत की विचारधारा की तूती बोल रही थी, उसका प्रभाव था। पूंजीवाद भी बढ़ रहा था, औद्योगिकरण के प्रभाव के कारण मजदूरों की दशा में भी गिरावट आ रही थी। विश्व में आर्थिक और सामाजिक विषमता बढ़ती जा रही थी। इसका सीधा सा प्रतिफल है टकराव। 1917 में रूस में बोल्शेविक क्रांति जो मजदूरों और किसानों ने मिलकर की थी, उसमें बड़े पैमाने पर हिंसा हुई, लोग मारे गए। गांधी जी मूलतः चूंकि सत्याग्रह के समर्थक थे। यहाँ पर हम थोड़ा बता दें कि सत्याग्रह की विचारधारा पर अमेरिकी विद्वान थोरो की पुस्तक सिविल डिसोबीडियंस का प्रभाव है। सत्याग्रह एक ऐसी अवधारणा है गांधी की जिसके चारों तरफ उनकी पूरी सोच, यहाँ तक कि राष्ट्रीय आंदोलन की समस्त घटनाएं केंद्रित होकर के चलती हैं। तो हम कह सकते हैं कि गांधी जी जब सत्याग्रह को प्रचारित कर रहे थे, एक प्रश्न ये भी बनता है कि गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ। तो उत्तर क्या होगा बच्चों? उत्तर होगा दक्षिण अफ्रीका में। और अगर ये प्रश्न हो कि भारत में गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया, तब उत्तर होगा चंपारण में। 1917 में नील किसानों की समस्या को लेकर के ब्रिटिश नील सामंतों के विरुद्ध, और इसी दौरान गांधी को रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दी थी। तो सत्याग्रह का मूल तत्व है सत्य और अहिंसा। सत्य और अहिंसा भले ही एक पारमार्थिक शब्द लगे, भले ही जैन धर्म का शब्द लगे, लेकिन गांधी जी का इसमें एक व्यवहारिक दृष्टिकोण और रणनीति थी। गांधी जब सत्य कहते हैं
तो प्रत्येक मानव को एक पारमार्थिक परम तत्व का अंश मानते हैं। इस प्रकार समस्त विश्व के सभी प्राणी इस दृष्टिकोण से भ्रात भाव से जुड़े हैं, एक मूल तत्व से ही पैदा हुए हैं। और कोई व्यक्ति जैसे अपना भाई अपने भाई के विरुद्ध हिंसा का प्रयोग नहीं करता, ठीक उसी प्रकार एक मनुष्य को अपने पूरे विश्व परिवार के किसी भी सदस्य के विरुद्ध हिंसा का प्रयोग नहीं करना चाहिए था। सत्य का स्वाभाविक परिणाम अहिंसा है। ठीक है, गांधी जी की यही अहिंसा हम देखते हैं संपूर्ण राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान प्रयोग में लाई गई। चाहे उनका 1920 का असहयोग आंदोलन हो, चाहे 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये बात अलग है कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान यह सत्याग्रह का सिद्धांत व्यवहारिक स्तर पर नहीं लगता कि इसका पालन हो पाया हो, या कह सकते हैं कि एक जन आंदोलन का उबाल इतना प्रबल था कि इसमें सारे सिद्धांत अपने आप प्रभावहीन हो गए। तो जब हम सत्य और अहिंसा की बात करते हैं तो उसका असर सर्वोदय पर पड़ा, अर्थात सभी के उदय और सभी के कल्याण पर पड़ा। और यह तभी संभव है जब व्यक्ति स्तर पर, समाज स्तर पर और राज्य स्तर पर इसका पालन किया जाए। तो सर्वोदय के सिद्धांत को गांधी जी ने एक सामाजिक न्याय के हथियार के रूप में प्रयोग किया। और विशेषकर आइए जो मुद्दा उठाए थे पहले उधर मोड़ लिया जाए। विशेष करके जब 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में पूरे विश्व में कार्ल मार्क्स की हिंसा पर आधारित विचारधारा आगे बढ़ रही थी, पूंजीवाद के विरुद्ध मजदूर और किसान संगठित हो रहे थे, तो इस बड़े पैमाने पर हिंसा को रोकने का उपाय क्या था? गांधी की यह विचारधारा उत्तर देती है कि सर्वोदय के माध्यम से इस समस्या का समाधान हो सकता है। अर्थात मार्क्स की हिंसा के विरुद्ध गांधी का अहिंसा, मार्क्स के वर्ग संघर्ष की जगह पर गांधी का सर्वधर्म समभाव, या गांधी का टेस्टीशिप का उदाहरण। यहां टेस्टीशिप को बिना समझे सर्वोदय और सत्याग्रह को भी नहीं समझा जा सकता। मेरा मूल टॉपिक तो सर्वोदय है, लेकिन यहां टेस्टीशिप इसलिए महत्वपूर्ण है, हिंदी में इसको हम न्यास धारिता कहते हैं। यह एक आर्थिक अवधारणा है जिसे हम सामाजिक अवधारणा भी कह सकते हैं। एक उदाहरण से समझते हैं। एक बड़ा आदमी है, एक सामंत है, पूंजीपति है। गांधी जी चाहते हैं कि उस सामंत और पूंजीपति को अपनी संपत्ति का स्वामी स्वयं को न मानकर उसे ईश्वर द्वारा या ऊपर वाले द्वारा दिया गया एक धरोहरी के रूप में, एक ट्रस्टी के रूप में, एक रखवाले के रूप में मानना चाहिए। इसका मतलब गांधी का इसमें विचार था कि जो बड़े लोग हैं, जमींदार हैं या पूंजीपति हैं, वो समस्त उनकी नहीं है, बल्कि उनके पास एक विश्वास के रूप में ऊपर वाले ने दी है और उसका प्रयोग उन्हें समाज के हित के लिए, समाज के गरीबों या समाज के वंचित वर्ग के हित के लिए करना चाहिए। तो इससे वर्ग टकराव नहीं होगा। हालांकि गांधी जी की इस विचारधारा का व्यवहारिक परिणाम अधिक सकारात्मक नहीं रहा। और इसी ट्रस्टीशिप की अवधारणा से आगे हम देखेंगे कि विनोबा भावे का भूदान आंदोलन भी प्रभावित हुआ, और भूदान आंदोलन भी एक प्रकार से सर्वोदय मॉडल का हिस्सा है। और इसे विद्वानों ने कहा है कि यह वर्तमान में विकास का समावेशी मॉडल साबित हो सकता है। तो हम देखते हैं सर्वोदय की विचारधारा को गांधी जी ने जो दिया, उसका हमारे वर्तमान संविधान पर, हमारी राजनीति पर, हमारे वर्तमान योजनाओं पर क्या प्रभाव है। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि गांधी की इस सर्वोदय विचारधारा का प्रभाव हमारे लोकतांत्रिक संविधान पर पड़ा। भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 के मध्य नीति निर्देशक तत्वों में जो सिद्धांत दिए गए हैं, जैसे मद्य निषेध, ग्राम पंचायतें अनुच्छेद 40 में, या संपत्ति का समान एवं न्याय पूर्ण वितरण 39 में, इस प्रकार
नीति निर्देशक तत्वों पर हम गांधी के असर को देख सकते हैं। पंचायत राज, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, पंचायत राज पर स्पष्ट रूप से गांधी जी का प्रभाव है। पंचायत का मतलब है कि शक्तियों को केंद्रित ना करके विकेंद्रित किया जाए। यहाँ पर एक बात हम और बता दें कि गांधी जी व्यक्ति को अधिक अधिकार देने के पक्ष में थे और राज्य को कम अधिकार देने के पक्ष में थे, क्योंकि गांधी का मानना था कि सत्याग्रह के तत्वों से युक्त व्यक्ति जब स्वयं में इतना सर्वशक्तिशाली होगा तो राज्य को उसके सुरक्षा और विकास के लिए ही काम करना पड़ेगा, राज्य के दायित्व सीमित हो जाएंगे। और अगर हम एक शक्तिशाली राज्य की कल्पना करते हैं तो उसमें व्यक्ति के अधिकार कम हो जाएंगे और व्यक्ति के अधिकारों में और व्यक्ति के विकास में बाधा होगी। ऐसी स्थिति में वह राज्य एक दुष्परिणाम पैदा कर सकता है। इसलिए गांधी जी गांव, गरीब और लोगों को अधिक से अधिक अधिकार देने के पक्ष में थे और यही उनके रामराज की अवधारणा थी। रामराज की अवधारणा का मतलब किसी धार्मिक राज्य के समर्थक गांधी नहीं थे। उनकी अवधारणा का मतलब है कि जिसमें व्यक्ति नैतिक, सामाजिक, आर्थिक हर दृष्टिकोण से अपने व्यक्तित्व का समुचित विकास कर सके। तो हम देखते हैं कि आज़ादी के बाद सरकार द्वारा अपनाई गई विभिन्न योजनाओं पर, जैसे अंत्योदय कार्यक्रम पर गांधी के इस सर्वोदय का प्रभाव रहा। मनरेगा जो देश की सबसे बड़ी रोजगार परक योजना है और जिसकी शुरुआत 2 फरवरी 2006 से हुई थी, बाद में नरेगा के रूप में जिसका नाम ही आगे चलकर मनरेगा कर दिया गया, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना। तो मनरेगा पर स्पष्ट प्रभाव है और वर्तमान सत्तारूढ़ सरकार का तो स्पष्ट कहना है सबका साथ और सबका विकास। इस सूक्ति में भी सर्वोदय दर्शन की भावना दिखाई पड़ती है। आगे चलकर इसके दार्शनिक आधार पर हम देखें तो गांधी जी के इस विचार को बढ़ाने वाले अनेक महापुरुष हुए, जैसे दादा धर्माधिकारी का नाम मुख्य है। ये महान सर्वोदयी नेताओं में गिने जाते हैं। विनोबा भावे एवं जयप्रकाश नारायण भी महान सर्वोदयी नेताओं में गिने जाते हैं। विनोबा भावे का भूदान आंदोलन ये काफी चर्चित है और परीक्षा में अवश्य एक प्रश्न आता है। भारत की आजादी के बाद इंदिरा गांधी के शासनकाल में 1974 में जयप्रकाश नारायण, जिनको बिहार का गांधी भी कहते हैं, के नेतृत्व में एक टोटल रिवोल्यूशन, समग्र क्रांति आंदोलन चला। इसे भी हम किससे जोड़कर देखते हैं? सर्वोदय से जोड़ते हैं। तो इस प्रकार सर्वोदय का विशेष महत्व रहा है और आज भी सर्वोदय को यदि हम व्यक्ति के स्तर पर, समाज के स्तर पर, सरकार के स्तर पर संतुलन बनाकर इसे लागू करें तो आज हम कई समस्याओं का निदान ढूंढ सकते हैं। और जैसे इस समय सामयिक समस्या के रूप में देखा गया कि अभी जो एक बड़ी आपदा से हम गुजर रहे हैं, कोविड-19 के दौरान देखा गया कि देश कोने कोने से लाखों की संख्या में मजदूर परेशान अपने गांव की ओर चल रहे हैं, भूखे प्यासे। तो क्या अगर हम ये कहें, क्या सर्वोदय मॉडल इनकी भी मदद करता है? निश्चित रूप से सर्वोदय मॉडल को हम केवल सरकार तक सीमित नहीं कर सकते, इसे हम समाज और व्यक्ति से जोड़कर ही अधिक प्रभावी बना सकते हैं। तो ये इन लोगों की व्यक्तिगत और सामाजिक स्तर पर मदद करके हम सर्वोदय को अधिक प्रभावशाली हथियार के रूप में बदल सकते हैं। आज जब देश में आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट है, सामाजिक आर्थिक सर्वे, देश के 51% लोग दिहाड़ी मजदूर हैं। आज भी हमारे देश में गरीबी रेखा से नीचे, जैसा कि तेंदुलकर कमेटी की रिपोर्ट में बताया गया है, ठीक है, कि 29.5% से अधिक लोग गरीब हैं। तो ऐसी स्थिति में सर्वोदय के माध्यम से हम इन समस्याओं को यह पूरी तरह हल तो नहीं कर सकते, लेकिन इनके हम दंश को कम कर सकते हैं। तो महात्मा गांधी के सर्वोदय विचार को यहाँ पर हमने परीक्षा दृष्टि से जो क्वेश्चन बनते हैं एक छोटे से टॉपिक के रूप में बिल्ड करके पेश किया।
ताकि आसानी से आप प्रश्नों को कवर कर लें। आगे जब राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी की योगदान की मैं चर्चा करूंगा तो अन्य विषय को भी हम सत्याग्रह को विशेष हाईलाइट करके सारी बात बताएंगे। आज इस लेक्चर में इतना ही, शेष नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।